नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में, जिसमें आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा उन सभी बड़ी खबरों की जो आपसे हमसे जुड़ी हुई हैं। आज के शो की शुरुआत करेंगे दिल्ली में चले 5 घंटे के हंगामे के साथ। रोज की तरह आज ही बच्चे अपने स्कूल की ओर निकले, लेकिन दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों के बच्चों को वापस उनके घर बम की अफवाह के कारण लौटा दिया गया। किसने उड़ाई अफवाह और क्या हुई कार्रवाई, विस्तार से जानेंगे। दूसरी खबर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ की। बीच चुनाव में सिंधिया को क्यों अपनी मोहब्बली बुआ उमा भारती की याद आई और क्या है इसके राजनीतिक मायने, बताएंगे विस्तार से। तीसरी खबर लाल किताब वाली। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी लाल किताब लेकर पहुंचे थे, फिर एमपी में भी वो आए जिस लाल किताब को राहुल गांधी संविधान बता रहे थे, लेकिन उसको सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक नया नाम दे दिया। चौथी खबर नाराज नेता राधिका खेड़ा की। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका क्यों अचानक से रोने लगी, वो आपको बताएंगे और उनके रोने पर क्यों भागे भागे दिल्ली के नेता रायपुर आए और क्या समझाइश देके गए, ये सब आपको दिखाएंगे। पांचवी खबर तीसरे फेज के चुनाव की, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरे मैदान में हैं, जिनमें कोई महाराज है तो कोई राजा। लेकिन राजा महाराजा और उनका परिवार किस तरीके से जनता के बीच पहुंच रहा है, वो भी आपको बताएंगे। दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में आज सुबह बम रखे होने की धमकी भेजी गई थी। इसके तुरंत बाद सभी स्कूलों में दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच गईं। स्कूलों को खाली करवाने के बाद पुलिस ने बम की तलाशी ली। दोपहर को पुलिस ने जानकारी दी कि स्कूलों में बम की सूचना फर्जी थी। पुलिस के मुताबिक सभी स्कूलों में अच्छे से चेकिंग कर ली गई है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने आशंका जताई है कि आरोपियों ने डार्क नेट के जरिए ये मेल भेजा था ताकि उनकी पहचान न हो सके, लेकिन इस सब में अभिभावक परेशान होते रहे। 100 स्कूलों में हंगामा, एक साथ धमकी भरा मेल, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। किसने भेजी स्कूलों को धमकी? कॉल थ्रेट मेल आई थी। हमने फटाफट 1 घंटे में इवैक्यूएट किया छोटे बच्चों को 5th तक के। उसके बाद पेरेंट्स को कॉल किया। अफरा तफरी में स्कूल खाली करवाने का तनाव आप स्कूल की प्रिंसिपल कामिनी से सुन रहे थे। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को जो धमकी भरे 100 मेल आए, उनमें से इन प्रिंसिपल का स्कूल भी है। इन मेल के बाद जिस तरह से जिन स्कूलों में रोज बच्चे क्लास लेने पहुंचते थे, वहां पुलिस पहुंची। सभी स्कूलों में चेकिंग कर ली गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आपको बता दें कि स्कूलों को बम से उड़ाने का मेल रूसी सर्वर से भेजा गया। ईमेल का टाइम सुबह 5:36 था। हर मेल का कंटेंट एक जैसा था। मेल आईडी swareem@mail.ru थी। राहत की बात यह थी कि किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन जिस मेल पर इतना हंगामा हुआ, उस मेल में क्या था वो भी जान लीजिए। कई स्कूलों में उनके इनबॉक्सेस में ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब का थ्रेट है। जैसे ही स्कूल अथॉरिटीज़ ने पुलिस को बताया तो इमीडिएटली हमारी टीम्स सक्रिय हो गई हैं। वो काफ़ी स्कूल्स में आज ये ईमेल आया है और कल कुछ हॉस्पिटल्स में भी आया है, तो उस पर अलग से काम चल रहा है। तो इस प्रकार काफ़ी स्कूल्स में कॉल आई है। हमारे ऑफिसर सब जगह मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं, इवैक्यूएट भी कर रहे हैं। हमारे हाथों में लोहा है जो दिल को सुकून देता है। हम इन्हें हवा में उड़ाकर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम तुम्हारी गर्दन और चेहरे के चीथड़े तक कर देंगे। अल्लाह की मर्जी हुई तो हम तुम्हें आग की लपटों में भेज देंगे, जिससे तुम्हारा दम घुट जाएगा। काफिरों के लिए जहन्नुम में अलग आग है। काफिर, तुम इसी आग में जलोगे, सब धुआं धुआं हो जाएगा। जिस ईमेल के जरिए स्कूलों को धमकी भेजी गई थी, स्वरायम शब्द शामिल है, जो कि अरबी शब्द है। इस शब्द को इस्लामिक स्टेट 2014 से इस्तेमाल कर रहा है। इस शब्द का मतलब है तलवारों का टकराना। बम की सूचना को लेकर गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया कि सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह धमकी क्यों भेजी गई, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। धमकी भेजकर स्कूलों का माहौल बिगाड़ा जा सकता था। बम की धमकी से बच्चों के बीच भगदड़ मचाई जा सकती थी। सुरक्षा कर्मियों को परेशान करने की साजिश हो सकती थी। चुनाव के वक्त सरकार विरोधी माहौल बनाया जा सकता था।
गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े किए जा सकते थे। स्कूलों के बहाने देश को परेशान करने वाली साजिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों और स्कूल प्रबंधकों की समझदारी से कोई अनहोनी नहीं हुई। यही नहीं, गुरुवार को स्कूल भी संचालित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कल फिर से स्कूल लगेंगे, लेकिन एक डर जो हर माता पिता के मन में रहेगा, क्या उनके बच्चों का स्कूल सुरक्षित है? क्योंकि आमतौर पर बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन क्या वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अब निश्चिंत हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। भोपाल के ज्ञानगंगा स्कूल में 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया गया तो मामला गर्माता देख मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को सीधी चेतावनी दे डाली और कहा कि अगर पीड़ित बच्ची और परिवार की पहचान उजागर की गई तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में जांच के लिए SIT भी बना दी गई है। महिलाओं के, बच्चों के, खासकर छोटे नाबालिग बच्चों को लेकर के जो कानून बनाया राज्य सरकार ने, जिसके माध्यम से उनकी पहचान छिपाना जरूरी है, क्योंकि ये पहचान आने से बाद में बच्ची की ज़िंदगी में निराशा आएगी, बच्ची की ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। इसलिए ये कानूनन व्यवस्था है कि उससे बचना चाहिए। उनको जो आंदोलन करना जरूर करना चाहिए, लेकिन कम से कम पीड़ित परिवार की सार्वजनिक रूप से हंसी उड़ाना उसकी ज़िंदगी के खिलवाड़ करने के बराबर है। मैं समझ सकता हूँ कि कानून के राज में उनको समझना चाहिए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ जो कानून का सम्मान करेगा वो कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। कांग्रेसी हमेशा कानून से अपने आप को ऊपर मानते हैं, इसलिए इनको घमंडिया लोग कहते हैं। एक बार खुल करके इनको माफ़ी मांगना चाहिए। इनका व्यवहार जिस ढंग से बना है और कानून के इस राज में जो कानून तोड़ेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अचानक प्रचार मैदान में उतर आई हैं। उत्तराखंड से लौटकर उमा अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सभा करने शिवपुरी पहुंची। उमा ने लोधी बहुल इलाके में सभा कर सिंधिया के लिए वोट मांगे और बहुत सारी पुरानी बातें की। मंच से तो वो ये भी बोल गई कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पद छोड़ना उनका मूर्खतापूर्ण कदम था। वैसे राजनीति से दूर होने का दर्द उनकी बातों में छलकता रहा। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी को सिंधिया की जरूरत है। और अगर रामराज आने तो वो अकेले मोदी जी से नहीं होगा, उनको सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। रामराज को लाने के लिए भगवान राम को सहयोगियों की जरूरत पड़ी थी, हनुमान की जरूरत पड़ी थी, लक्ष्मण की जरूरत पड़ी थी, गुरु वशिष्ठ की जरूरत पड़ी थी। सबने मिलकर के रामराज की स्थिति का निर्माण किया था। इसलिए मोदी जी को भी ज्योतिरादित्य की जरूरत बार बार पड़ेगी। शिवपुरी के पिछोर में सिंधिया की बुआ यानी उमा भारती जनसभा करने पहुंची। जब वहां पहुंची तो उन्होंने अपने भतीजे की कुछ इस अंदाज में तारीफ की। राजमाता जी के पुत्र मेरे बहुत लाडले भतीजे, आप सबके लाडले नेता श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी। लेकिन लंबे समय से राजनीति से दूर उमा भारती को अचानक से क्या हुआ जो सिंधिया के प्रचार के लिए पहुंच गई? वो दरअसल आपको सिंधिया और उमा भारती के पारिवारिक संबंध को पुराने एक बयान से समझना चाहिए, जिसमें सिंधिया उमा भारती को अपनी बुआ बता रही हैं। मेरा और उनका तो एक पारिवारिक संबंध है। उनका स्नेह और आशीर्वाद सदैव मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं तो बोलता भी हूं कि मेरी बुआ है, मेरी अपनी उमा भारती। लेकिन चुनावों में संबंध केवल पारिवारिक नहीं होते हैं, बल्कि ये होती है एक रणनीति। उमा भारती सिंधिया के समर्थन में बुआ होने के नाते पहुंची, लेकिन पिछोर क्यों पहुंची वो भी जानिए। उमा भारती लोधी समाज से हैं। शिवपुरी के पिछोर में लोधी समाज का दबदबा है। पिछोर में 50,000 वोटर्स हैं। आदिवासी समाज के 40,000 वोटर्स हैं। उमा भारती पिछड़ा वर्ग से आती हैं। यादव वोटर्स भी 32,000 हैं। यहाँ पिछोर में उमा भारती का पहुंचना लोधी समीकरण ही है। इसलिए लंबे समय से प्रचार से दूर उमा भारती अचानक सिंधिया की जनसभा में पहुंच गईं। हालांकि जब उनको मौका मिला तो उन्होंने ये जरूर बोला कि उनका पार्टी में बहुत सम्मान है। और मोदी जी ये बात बोले भी। एक दिन एक प्रोग्राम चला, उसमें उन्होंने कहा कि उमा जब 12 साल की थी तब ही ये ऐसी ही थी, जिद्दी थी, बुद्धिमान थी, शैतान थी। और वो बोल रहे थे, सार्वजनिक बोल रहे थे, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। मोदी जी ने हमेशा मेरा बहुत सम्मान किया है। मुझे अन्य मंत्रियों को उमा कह करके बोलेंगे, लेकिन मुझे उमा बहन कह के बोलती।
अमित शाह मुझे दीदी कह करके बोलते हैं। लोगों को लगता है कि पार्टी में मेरा सम्मान नहीं होता, पार्टी में मेरा बहुत सम्मान होता है। सालों बाद उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात भी मूर्खतापूर्ण बताई। अब वो मुझे मेरी बड़ाई कर देते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है बड़ाई सुनने में, क्योंकि मैं बहुत मूर्ख किस्म का व्यक्ति हूँ, सच्ची बता दिया। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे अकल होती, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ता है? सरपंच की नहीं छोड़ता। कुर्सी जाने का अफसोस न जताते हुए उन्होंने कहा कि मैं मोहन यादव के सीएम बनने पर खुश हूँ। तो मेरा सगा भाई जैसा है, सगा छोटा भाई जैसा। जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले मेरे पास पहुंच गए, बहुत देर रात में सबसे मिलू के। तो मैंने मोहन का ऐसे मुंह देख पकड़ा और मैंने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है भैया, मेरी दुआ ऐसी पूरी हो गई तो मुख्यमंत्री बन गया। राजनीति से दूरी पर खुद का दर्द उमा भारती हंसते मुस्कुराते हुए छिपा रही थी और सिंधिया को तपस्वी बता रही थी। भारत का जगत गुरु बनने का समय आ गया है। इसके लिए एक महायोगी, एक तपस्वी व्यक्ति चाहिए था और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में चाहिए था। सभा में सिंधिया के लिए बुआ ने गाना भी गुनगुनाया। क्या दूर हिमालय से मैं आई, गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल शुभ संदेश सुनाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल। पिछोर में उमा भारती ने सिंधिया का प्रचार तो किया है, साथ में संदेश भी दिया कि वो राजनीति से हमेशा के लिए अलविदा नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उमा भारती को इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि इस बार उनको बीजेपी ने स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया। एक जमाने की फायर ब्रांड नेता चुनाव के ठीक पहले उत्तराखंड में गंगा किनारे बैठकर भजन सुनकर वक्त बिता रही थी, मगर जिस आनंद फानंद में उनको सिंधिया के चुनाव में बुलाया, इस बात के गहरे मायने हैं। मध्य प्रदेश के ताकतवर ओबीसी वर्ग लोधी समाज की उमा आज भी सबसे बड़ी नेता हैं। उधर गुना सुपरी सीट पर यादवों का वोट तो बट रहा है, लोधी वोट ना बटे, इसके लिए भतीजे सिंधिया को अपनी बुआ उमा की जरूरत आन पड़ी। चुनाव के 2 दौर के बाद राहुल गांधी अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। हाथ में एक लाल किताब लेकर वो मंच से बता रहे हैं कि ये संविधान है और बीजेपी की सरकार फिर से आने पर इसे खत्म कर देगी। राहुल के संदाज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुटकी ली है और इसे लाल जादू की किताब कहकर मजे लिए। मोदी के लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमले से बचने के लिए कांग्रेस ने ये नई रणनीति बनाई है और अब बीजेपी के नेता राहुल के हाथ में ली गई किताब को ही निशाना बना रहे हैं। देखिए इस किताब पर राहुल और मोहन यादव कैसे आमने सामने हुए। लाल किताब का सच, संविधान या जादुई किताब? राहुल की किताब पर सवाल, मोहन यादव का किताब वाला सच। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में अपनी सभा के दौरान भाषण देने का अंदाज बदला था। हाथ में किताब लेकर पहुंचे थे और बार बार जनता को बता रहे थे कि उनके हाथ में संविधान की किताब है। ये गरीबों की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है, उनके भविष्य की देखभाल करता है। राहुल आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी इस संविधान को मिटा देगी। अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अब एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान वाली लाल किताब का सच बताया है। कल आप देखो, जहां झूठ बोलते हैं, कैसी बात करते हैं, एक किताब उठा के दिखा रहे हैं, ये संविधान की किताब। वो संविधान था ही नहीं, वो तो लाल किताब थी। लाल किताब एक जादू वाली मिलती बाजार में, पता नहीं क्या था। उन्होंने राहुल की लाल किताब को बाबा साहब अंबेडकर का अपमान भी बताया। वो बाबा साहब के नाम पे अपमानित कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अपने पूर्वजों को खुद ही गाली दे रहे हैं, कोई दूसरा कुछ कहने वाला नहीं। आपको बता दें कि मोहन यादव भिंड के लाहार पहुंचे थे, जहां वो राहुल की इस लाल किताब पर जमकर बरसे। मंगलवार को राहुल गांधी भी भिंड पहुंचे थे और वहां भी उन्होंने लाल किताब छत्तीसगढ़ की तरह ही दिखाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस डायरी जैसी लाल किताब की जगह राहुल गांधी कोई मोटी संविधान की किताब लेकर आते तो ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात कह पाते और ऐसे विवादों में नहीं गिरते।
ऐसा लगता है कांग्रेस का हाथ विवादों के साथ होकर रह गया है। छत्तीसगढ़ से उठे कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा विवाद ने एक दफा फिर साबित किया कि कांग्रेस खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। राधिका खेड़ा का एक ट्वीट आता है, फिर रोते हुए वीडियो आया और फिर बाद में उनकी सफाई। कांग्रेस नेताओं के आपसी विवाद ने बीजेपी को एक बार फिर से मौका दे दिया कांग्रेस की खिंचाई का। आपस में लड़ने भिड़ने के बाद कांग्रेस के नेता कैसे बीजेपी से लड़ेंगे, अब ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। महिला का अपमान, कांग्रेस शांत। राधिका के साथ किसका हाथ? सचिन पायलट की चुप्पी पर सवाल। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और न मेरी जानकारी में। छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट को आप सुन रहे थे। ये अनजान है अपनी ही पार्टी की नेता के अपमान से। दरअसल एक वीडियो सामने आया था जिसमें कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा रोती हुई नजर आई। जो मेरी इंसल्ट करी गई, फिर चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे चेक आउट होने को बोला। दरअसल कांग्रेस पार्टी के मीडिया के काम में दखलंदाजी को लेकर राधिका खेड़ा की बहस शुरू हुई और ये इतनी बढ़ गई कि वो रोने लगी। सर ऐसा नहीं है, मैं पार्टी छोड़ के जा रही हूँ, आज मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, फिर चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे चेक आउट होने को बोला गया, जस्ट बिकॉज मेरे साथ मीडिया वालों से बात करी थी, पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात कर रही हूँ, लेकिन चिल्लाता है कंटिन्यूअसली। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ, आई एम लीविंग द पार्टी। लेकिन इसी बात पर जब सचिन पायलट से सवाल किए गए तो वो बच निकले। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और न मेरी जानकारी में। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और न मेरी जानकारी में। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और न मेरी जानकारी में। अपने नेताओं का साथ न मिलने पर राधिका खेड़ा ने एक के बाद एक ट्वीट किए। राधिका खेड़ा ने लिखा, नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। क्यों नारी लाचार है, लुटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धरा ये आज। पार्टी के पुरुष नेताओं का तो राधिका खेड़ा को साथ नहीं मिला, लेकिन खैरागढ़ की रानी विभा सिंह का साथ जरूर मिला है। कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद जी लगातार महिलाओं की बेइज्जती करते हैं और उन्होंने ही ये भी कृत्य किया है जो बहुत ही शर्मनाक है। और मैं छत्तीसगढ़ कौशल्या माता की धरती है और उस धरती की मैं बहू हूँ। मैं बिल्कुल इस चीज़ के बहुत ही खिलाफ हूँ। राधिका खेड़ा जी के साथ या जिस भी महिला का अपमान हो रहा है उसके साथ आए, उनको जवाब दें जो उनका अपमान कर रहे हैं। राधिका के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के रुदन करता हुआ, आंसू बहाता हुआ तो आज एक सामने आया, हमें भी बड़ा दुख हुआ है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में कल जो घटना घटी है, ये कांग्रेस का वैसे तो आंतरिक विषय है, पर चूंकि एक महिला के सम्मान का विषय है इसलिए इसमें बोलना आवश्यक हो जाता है। सुशील आनंद शुक्ला जी लगातार राजीव भवन में बैठकर उगाही कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और उसी की परिणति इस प्रकार का परिदृश्य वहां पर सामने आया है। दिल्ली से इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर आती है, एक महिला को किस प्रकार से गाली गलौज किया गया है, अपमानित किया गया है। बावजूद इसके अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कुछ कहने को तैयार नहीं है। सुशील आनंद शुक्ला जी अभी भी पद में क्यों बैठे हुए हैं, क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस व्यक्ति ने उनको इतनी बड़ी छूट दी है। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के साथ वो खुलेआम भिड़ चुके हैं। ये घटना छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर कलह की ओर इशारा कर रही है। अब इस घटना का अंजाम क्या राधिका को बीजेपी की चौखट तक ले जाएगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ताओं के आपसी विवाद में आला कमान को भी कूदना पड़ा। दिल्ली से कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा भागे भागे रायपुर आए और लंबी समझाइश के बाद सबके बीच ऑल इज वेल बोला गया। मगर चुनाव के पहले ऐसे विवाद ने कांग्रेस नेताओं को बगलें झांकने को मजबूर कर दिया। पूरे दिन सारे प्रवक्ता राधिका खेड़ा के मामले में ही कांग्रेस प्रवक्ताओं से सफाई लेते रहे। 7 तारीख को होने वाले तीसरे चरण के मतदान में मध्य प्रदेश में राजा और महाराजा दोनों अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राघोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह राजगढ़ तो ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से चुनाव मैदान में हैं। दोनों के लिए ये चुनाव आसान नहीं है।
सिंधिया पिछला चुनाव यहां से पराजित हुए थे तो दिग्विजय लंबे समय के बाद चुनाव लड़ने अपने इलाके में आए हैं। इन दो बड़े चेहरों के साथ मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका मतदान भी तीसरे चरण में ही है। इसी प्रदेश के लिए मतदान का तीसरा दौर बेहद खास होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तीसरे फेज के राजा महाराजा की चुनावी रण। मध्य प्रदेश में लोकसभा के थर्ड फेज को लेकर जमकर तैयारियां चल रही हैं। नेता प्रचार के लिए मैदान में हैं, तो कार्यकर्ताओं का हुजूम अपने नेता को जिताने के लिए दिन रात काम कर रहा है। लेकिन बाकी फेज से ज्यादा खास है 7 मई को होने वाला चुनाव, क्योंकि इसमें आम नहीं बल्कि खास लोग मैदान में हैं, जिनमें शामिल हैं महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजा दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तीनों के भविष्य का फैसला इस तीसरे फेज में ही होने जा रहा है। लेकिन लगातार गिरता वोटिंग प्रतिशत इन तीनों नेताओं के लिए मुसीबत बन सकता है। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने वोटिंग को लेकर बैठक की। उन्होंने ये तक कह दिया कि जिन मंत्रियों के इलाके में कम वोटिंग हुई उनकी छुट्टी होना तय है। चुनाव आयोग ने भी साल 2014 की तुलना में 2019 में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में सफलता पाई, लेकिन 2024 के इलेक्शन में 7 से 10% तक वोट घटा। ये ठीक साल 2014 की तरह ही है कि 55 से लेकर 65% तक मतदान हुआ है। नेता खुद भी जानते हैं कि कम वोटिंग होने के कारण जीत का रास्ता मुश्किल हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने तो ये तक कह दिया कि ज्यादा आत्मविश्वास में ना रहें, कम वोटिंग नुकसान पहुंचा सकती है। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है, और दूसरा अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सारी सीटों। इधर महाराजा का परिवार भी ग्राउंड पर पहुंच गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी और बेटा महा आर्यमन भी ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। उनके बेटे ने तो गांव में लोगों के साथ खेत में ट्रैक्टर भी चलाया। उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे ने तो पति को चुनाव जिताने के लिए रोटियां तक बेलना शुरू कर दिया। ज्योतिरादित्य भी अशोकनगर और गुना के पिछड़े इलाकों में कैंप कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले और दूसरे फेज के वोटिंग टर्नआउट परसेंट का नतीजा रहा है कि ग्रामीण वोटर्स के बीच नेताओं को जाना पड़ रहा है। मैंने बोला ना टेढ़ा तो उठ जाएगा। आपने देखा भी नहीं, वैसे ही बोल दिया। देख तो रहे थे, ठीक था ना। राजा दिग्विजय सिंह न्याय पत्र से वोट करने की अपील कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ में डटे हुए हैं। बेटे जयवर्धन से लेकर पोते भी प्रचार में उतरे हुए हैं। दिग्विजय सिंह पैदल प्रचार कर जनता से संपर्क करते हैं। वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ग्रामीण इलाकों में चुनावी सभा कर रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी अमृता सिंह भजन गाकर प्रचार कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियां इन दिनों वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए ऐसी कई कोशिश करवा रही हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती है, और हमारी प्रयास यही होता है कि मत का अधिकार 5 वर्ष में एक बार मिलता है आपको, और मताधिकार प्रयोग सबको करना चाहिए। किसको मत देते हैं ये मतदाता का विशेष अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी तो प्रार्थना करती है कि अब की बार फिर 400 पार मोदी सरकार बनाने के लिए एक बार फिर मोदी जी को अपना आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल पर मतदान कीजिए और मतदान अवश्य कीजिए। राजनीतिक दलों और राजनेताओं के प्रति जो मतदान का प्रतिशत दोनों दौर में कम हुआ है, मैं मानता हूं कि हम लोगों की साख उससे जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं हम लोगों की जनता से जो नाराज़गी है उस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत मतदान का कम होना लोकतंत्र के लिए खतरा है।
तीसरे फेज में उतरे दिग्गजों की चिंता एक दूसरी ये भी है कि जब उन्होंने लक्ष्य रखा है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से जीतने का, ऐसे में अगर वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो उनके जीत पर भी असर पड़ेगा और मत प्रतिशत घटने से उनके जीत का मार्जिन भी घट जाएगा। ऐसे में दिग्गज ये अपील कर रहे हैं कि मतदान अवश्य करें। राजनीतिक पार्टियां कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन गर्मी और शादी का सीजन एक बड़ा कारण है जिसके चलते वोटिंग प्रतिशत लगातार गिर रहा है। यानी राजा हो या महाराजा, तीसरा फेज सबके लिए मुश्किलों वाला होने जा रहा है। चुनाव भले ही बड़े नेता लड़ रहे हों, मगर इन बड़े नेताओं का परिवार भी चुनाव में आम बनकर वोट मांग रहा है। राजा महाराजा की पत्नी, बेटा, बहू सब गांव गलियों में उतरे हैं। वैसे भी 5 साल में यही तो एक मौका होता है जब प्रत्याशियों के घर परिवार सभी का सामना आम जनता के सवालों से होता है, वरना तो इन सभी के दूर से ही दर्शन होते हैं। ये हम नहीं, जनता ही कहती है। तो अब वक्त हो चला है चलते चलते का। लोकसभा चुनाव में जनता को रिझाने के लिए नेता अलग अलग अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चलते चलते में ऐसी एक तस्वीर राजगढ़ संसदीय सीट से आपके लिए लेकर आए हैं, जहां बीजेपी के प्रत्याशी रोडमल नागर के पक्ष में चुनाव करने के लिए उनकी पार्टी के राजगढ़ से विधायक अमर सिंह यादव सिर पर पगड़ी, गले में फूलों की माला पहने घोड़े पर सवार होकर चुनाव प्रचार करने निकले। इस दौरान ढोल धमाके के साथ साफे में घोड़े पर बैठे विधायक का यह माहौल किसी दूल्हे की बारात जैसा नजर आ रहा था। चुनाव प्रचार के अलग अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो वहीं राजगढ़ सीट पर अपने पिता दिग्विजय सिंह का प्रचार कर रहे हैं राघोगढ़ के कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। वो जनसंपर्क के लिए सड़क से अपनी फॉर्च्यूनर कार में बैठकर लौट रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि शादी के बाद एक नव दंपति तेज धूप में बाइक से जा रहे हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और दंपति को कार में बिठाकर उनके घर तक साथ ले जाकर छोड़ा। जब दूल्हा दुल्हन को महंगी फॉर्च्यूनर कार से उतरते हुए उनके परिजनों ने देखा तो वे सब हैरान रह गए। बाद में विधायक ने खुद नव दंपति के लिए कार का गेट खोला और दुल्हन को अपनी बहन बताया। वैसे इस दुल्हन को ये विदाई हमेशा ही याद रहेगी। बेटा मेरे साथ विधायक जी हमारे पंकज उपाध्याय जी अरे वैसे कल आए थे बारात में आए थे ना बाबा साहब। अच्छा भाई बोल रहा है वो कल आए थे। हम कल मिलते आपके सभी बहनों से और भाइयों से उदयपुरी में घर पे मिले थे सबसे। चलो आ जाओ। सुनो मैं तो घर का हूँ, हमारे 2 विशेष मेहमान आए हैं। हमारे विधायक साहब हैं हमारे मुरैना से पंकज उपाध्याय। पहनाओ साफा पहनाओ। हम तो पहनते थे आपको वैसे जी बांधेंगे। देखो नहीं